मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अपना जो एग्जाम है वो 31 अगस्त के लिए रीशेड्यूल हो चुका है। और अगर आप लोगों का एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये 3 से 4 सवाल होंगे, और अगर नहीं हुआ है तब भी आप लोगों के मन में कुछ सवाल होंगे। जैसे कि पहला सवाल चल रहा है कि क्या हमें मॉक टेस्ट का लिंक मिलेगा। दूसरा सवाल आप लोगों के मन में चल रहा है कि क्या भैया सेम टू सेम टेस्ट आएंगे या हमारे टेस्ट डिफरेंट होंगे। तीसरा आप लोगों के मन में यह चल रहा है कि भैया हम लोगों का पेपर में दिक्कत तो हुई थी और मेरा एग्जाम रीशेड्यूल भी हुआ है, लेकिन मैं एग्जाम नहीं देना चाहता हूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या मेरा पहला वाला स्कोर जो है वो वैलिड होगा। चौथा सवाल, भैया मेरे सिस्टम में इश्यू हुए हैं उसके बावजूद भी मेरा एग्जाम रीशेड्यूल नहीं हुआ है, तो मेरे को क्या करना है। पांचवा सवाल कि भैया फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है। इन सारे के सारे सवालों पर बहुत जल्दी से शॉर्ट में हम लोग निपटाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल है कि आरडीएसओ की तरफ से मॉक टेस्ट का लिंक आएगा या नहीं आएगा। देखिए, जो अभी लेटेस्ट नोटिस आया है उसमें मॉक टेस्ट के लिंक के रिगार्डिंग कोई न्यूज नहीं, लेकिन पिछली बार 2018 वाली वैकेंसीज के अंदर आप लोगों का मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो आया था, और 3 मई को आया था। 10 मई को रीशेड्यूल हुआ था एग्जाम और 3 मई को मॉक टेस्ट का लिंक आया था। लेकिन यह गनीमत है कि सेम टू सेम ही मॉक टेस्ट का लिंक आप लोगों के सामने है। तो अभी कोशिश यही रहेगी रेलवे की, आरडीएसओ की, कि आप लोगों को सेम टू सेम टेस्ट जो बाकी लोगों को करवाए गए हैं वही टेस्ट दे दिए जाएं, उसमें ज्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर ज्यादा डिफरेंट करेंगे ना तो फिर बच्चों को ये जो आप टी स्कोर देख रहे हैं इसमें भी दिक्कत होगी, फिर बच्चे ऑब्जेक्ट भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि उनका पेपर तो हल्का था, हमारा डिफिकल्ट कर दिया, उन्होंने तो ऐसे किया था, हमारे साथ ऐसा कर दिया। मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये आरडीएसओ कहता है कि आप हमारे लिए स्पेशल कैंडिडेट हैं, आपके सामने हम किसी भी समय कैसी भी परिस्थिति डाल सकते हैं, तो चेंज वो जरूर से जरूर कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अभी के लिए आपके पास टाइम है, तो आप भले ही देख लो मेमोरी टेस्ट में और भी टेस्टों को, लेकिन ज्यादा जो फोकस है वो उन्हीं 5 टेस्टों पर रखना है जब तक कि मॉक टेस्ट का लिंक में चेंज ना करेंगे। अगर मॉक टेस्ट में इन्होंने चेंज कर दिया या कोई इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, तब तक आप लोगों को वही चीजें ज्यादातर फोकस करनी चाहिए। पढ़ो सब, लेकिन फोकस उस चीज पे ही ज्यादा रखो। नेक्स्ट है आप लोगों का सवाल कि भैया मेरा जो एग्जाम है वो मैं चाहता हूं कि ना दूं जबकि मेरा रीशेड्यूल हुआ है। तो ये आप स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैंने सुना है कि कुछ टीचर्स के द्वारा इस तरीके की बात बताई गई है आपको कि चाहे वो कोई भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई से भी सर हो। बच्चे ने मैसेज किया था कि भैया ऐसे ऐसे है क्या। देखो ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद सोच के देखिए, मेरे एग्जाम सेंटर पे गड़बड़ी हुई, रेलवे हो या कोई भी हो, अब वो चाहता है कि इस पूरे सेंटर का पेपर दोबारा कराना है। आप लोग इस चीज पे अड़े रहो कि नहीं जी मेरा तो पेपर सही हुआ है, मैं नहीं दूंगा, उसने रीशेड्यूल किया है। तो आप ये मान के चलिए कि 99% पॉसिबिलिटी है कि आप फेल हो गए अगर पेपर नहीं देने जाओगे। तो वो आपको इवेल्युएट नहीं करेगा, आपका पिछला वाला जो भी स्कोर है उस चीज को इवेल्युएट नहीं करेगा। अगर उसने रीशेड्यूल किया है तो आपको देना होगा वो एग्जाम, ये बात आप समझ लीजिए। वो जो 55,000 बच्चे हैं जो अफेक्ट हुए हैं एसएससी के अंदर, अगर उनका री एग्जाम होगा तो उन्हें री एग्जाम देना होगा। अगर वो नहीं देंगे तो उनकी जो पुरानी चीजें हैं वो कंसीडर नहीं की जाएंगी। अच्छा एक बात बताइए, मैं कहता हूं मेरे सेंटर पे कोई बच्चा नकलची था, उसने नकल की या जिस तरीके से भी किया उसने पूरा पेपर कर लिया सोल्व। अब उस सेंटर का रीशेड्यूल हुआ पेपर और वो बच्चा कह रहा है मैं तो नहीं देने जाऊंगा। तो इससे तो साफ पता चल रहा है ना कि वो नहीं देने जाएगा, तो वो तो नकल वाला है, वो क्यों देने जाएगा। इसलिए उसको भी एग्जाम देना है, इसीलिए रीशेड्यूल किया गया है। तो अगर आपका एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अपना एग्जाम जरूर से जरूर देना चाहिए। और किसी मेल, अच्छा बात आओ, आप कह रहे हो कि मेल कर दूंगा मैं, मेल कर दो। मेल आपके रीशेड्यूल के लिए उन्होंने पढ़ लिए, क्या पता आप वो ना पढ़े। रेलवे के पास तो ना जाने कितने मेल आते हैं, कोई आप अनोखे थोड़ी हो।
वो बच्चे भी मेल कर रहे हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, उनका रिशेड्यूल नहीं हुआ, वो बच्चे भी मेल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका मेल छुप जाए, आपका मेल वो देख ही ना पाए, और अगर वो देख भी ले तो इग्नोर कर दें, क्योंकि उनके पास तो ऐसे बहुत सारे मेल आते हैं। इसलिए मेरी पहली सलाह, अगर मेरे प्यारे बच्चे तेरा एग्जाम रिशेड्यूल हुआ है तो आपको एग्जाम देना ही देना है, इस बात को समझ लीजिए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी, आपको देना ही पड़ेगा। और बाकी आपका मन है, जैसा चाहो आप वैसा करो, मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी जैसा आपको उचित लगता है आप वैसा करिए, क्योंकि ये तो नाइंसाफी है ना भाई। मेरे सेंटर पे नकल हुई, नकल वाला बच्चा ही ये कहने लग जाए कि मैं तो पेपर नहीं दूंगा क्योंकि मेरा पेपर तो अच्छा हुआ है। तो ये बेवकूफ थोड़ी है, एसएससी हो या रेलवे हो या आईडीएस हो या टीसीएस हो, बेवकूफ थोड़ी हो। इसलिए आपको पेपर देना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक बात आ रही है कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया हमें दिक्कत हुई है, तो आप लोग मेल करिए, पेपर लेट नहीं होगा। हो सकता है अभी टाइम है बहुत, तो आपको भी, आप में से कुछ बच्चों को भी और इसके अंडर में ले लिया जाए और आप लोगों की भी एग्जाम सिटी शो हो। और एक बार एग्जाम सिटी जरूर से जरूर चेक करिएगा आप लोग भी, कि क्या पता आप लोगों को भी उसके अंदर लिया गया हो। इसलिए 10 दिन पहले आ जाएगा वो, तो आप लोग उस टाइम पे भी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के रिजल्ट की, कि आखिरकार रिजल्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो पिछली बार जो है, आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को मालूम होगा और कुछ को नहीं मालूम होगा। अच्छा, तैयारी कैसे करनी है? तो तैयारी के लिए आप सब लोग बहुत पहले से प्रिपेयर्ड हैं, अच्छे से आप लोगों ने तैयारी की है। बस मैं यही कहूंगा कि जिन चीजों में दिक्कत हो रही थी, जैसे वॉच एंड टेबल टेस्ट में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, चाहे वो के सामने का हो, के विपरीत का हो, चाहे वो घूमने वाला हो, तो उन कॉन्सेप्ट को मेरे प्यारे बच्चों अब अच्छे से कर लेना। और उसके लिए आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, किसी भी और चैनल पे जाके आप तैयारी करके उस चीज को क्लियर कर सकते हो। इसी तरीके से आपको बाकी किसी टेस्ट में भी इशू है तो उस चीज को अच्छे से करिएगा, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों के मन में जो है सवाल कि भैया रिजल्ट 15 सितंबर तक आने की उम्मीदें हैं क्या? तो देखो एक बात मैं आपको बताऊं, पिछली बार की बात मैंने यहां डेट्स लिखी हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, ये जो 10 मई को पेपर हुआ, आप लोगों को लग रहा होगा इसके बाद काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, इसमें भी इमेजेस का इशू आया, जिसकी वजह से फिर से रिशेड्यूल हुआ 21 मई के लिए एग्जाम। कुछ बच्चों का इमेज नहीं शो हो रही थी उन बच्चों को, इसलिए उन बच्चों का जो एग्जाम है वो 21 मई के लिए दोबारा से रिशेड्यूल किया गया। 10 मई को उनकी दिक्कत हुई थी, दोबारा से एग्जाम दे रहे थे, फिर से उन्हें एग्जाम देना पड़ा। तो इस तरीके की सिचुएशंस भी बच्चों के सामने आती हैं। इसके अलावा 4/6/2019 को अपना क्वालिफाइड स्टेटस, यानी कि आप सीबीएटी क्वालिफाइड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और डीवी के रिगार्डिंग नोटिस आता है। कितनी तारीख को आप लोगों का नोटिस आता है? 4 जून को। कितने जून को? 4 जून को नोटिस आता है आपका, 4 जून को, 04 जून। समझ रहे हो? तो लगभग 13-14 दिन मान लो, या फिर इसको 15 दिन मोटा मोटा आप मान लीजिए। 15 दिन के अंदर आप लोगों का नोटिस आ गया था। तो क्या इस बार भी ऐसा लग रहा है कि इमेज शो ना हो और 31 अगस्त के बाद फिर से रिशेड्यूल? तो देखो बहुत कम बच्चों का पेपर है, उम्मीदें कम है, बहुत डेवलप हो चुका है पहले से। अब पहले 2018 में और आज के एग्जाम कराने में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब दिक्कत होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद ये रहेगी कि 15 सितंबर तक, या 15 से 20 सितंबर मान लो आप, लगभग 15 से 20 सितंबर तक आप लोगों के सामने सीबीएटी का स्कोर और डीवी के रिगार्डिंग नोटिस आ जाएगा। डीवी स्टार्ट नहीं हो जाएगा, डीवी के रिगार्डिंग नोटिस आएगा, क्योंकि उस दिन क्वालिफाइंग स्टेटस और डीवी की लिस्ट का नोटिस आया, और फिर 7/6 को लिस्ट आई। बाकी किसी दिन एक दिन आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि आज जैसे मान लो गोरखपुर का आया, तो हो सकता है कि आज पूरे दिन आए ना कल को आए। तो 7/6 यानी कि आप देख रहे हैं 21 मई को ये सब खत्म हुआ, और 7 जून को डीवी की लिस्ट आ गई। डीवी की लिस्ट, ये मैं आरआरबी इलाहाबाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आरआरबी इलाहाबाद से ही था। इसके बाद यहां पर 13/6 से आप लोगों का डीवी स्टार्ट हुआ। 13/6 से आप लोगों का डीवी वो 13/6 से आप लोगों की डेट का नोटिस आया रोल नंबर के साथ। 13/6 को आप लोगों का नोटिस आता है। कितनी तारीख को? 13/6 को
रोल नंबर के साथ कि इन 50 लड़कों का डीवी प्लस मेडिकल एक ही दिन होता है या एक दिन छोड़ के होता है। ठीक है, ये देखते हैं। इनका नोटिस आता है 13 तारीख को और ये 16 तारीख से आप लोगों का डीवी स्टार्ट होता है, 16/6 से। और कितनी तारीख तक हुआ आप सुन लो, 16। सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी उस समय पे, बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, मतलब 16/6 से स्टार्ट हुआ और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का डीवी चला 21/8 तक। कहां तक? 21/8 तक। इतना लंबा डीवी चला। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि डीवी होना आसान है। एक दिन आप लोगों का डीवी में लगता है तो 40 से 50 बच्चे ही बुलाए जाते हैं और फिर इनका अगले दिन मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। फिर अगले दिन 17 को वो बच्चे डीवी कराते हैं, फिर 18 को मेडिकल कराते हैं। इस तरीके से डीवी और मेडिकल का प्रोसेस चलता है। और कुछ लोगों का सेम डे भी चलता है कि फर्स्ट शिफ्ट में जैसे कुछ लोगों का हो गया तो उन्हें उसी दिन मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। इसका प्रोसेस टोटल 3 दिन के आसपास का माना जाता है और रेलवे भी यही कहता है कि आप लोग 2 से 3 दिन के लिए रेडी रहिएगा। तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का 15 सितंबर को अगर रिजल्ट आता है तो 25 सितंबर के आसपास या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप लोगों को डीवी के लिए और मेडिकल के लिए बुलाया जाना शुरू कर देंगे। तो अक्टूबर तक का भारी है, इसलिए आप अभी के टाइम को बर्बाद मत करिए। उस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं अपनी फीलिंग्स भी, बाद में पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर आपका नंबर डीवी में आ गया तो आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर तो आपको लगेगा मैं तो एलपी हो गया। लेकिन भगवान ना करे कि किसी के साथ दिक्कत हो जाए। डीवी में तो कम ही दिक्कत होती है, लेकिन मेडिकल वगैरह में अगर इश्यू हुआ तो फिर आप ना इधर के रहोगे तैयारी करने में, ना इधर के रहोगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप अभी से तैयारी शुरू करें, जिससे कि अगर आप उस टाइम पे आनाकानी भी कर रहे हो तब भी आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, एलपीसीबीटी 1 का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। जब ये आपका एग्जाम हो जाएगा तब तक आपका फाइनल भी हो जाएगा। तो फाइनल जो है ज्वाइनिंग डीबी और मेडिकल के बाद, यानी कि हो सकता है कि आप लोगों को अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि डीबी और कुछ एक तरफ से डीबी मेडिकल चलता रहता है और दूसरी तरफ से ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 16 जून से लेकर 21/8 तक डीबी चल रहा है तो किसी का भी मेडिकल वो किसी का भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। हमारे टाइम में ऐसा था कि हम लोग डीवी करा रहे थे और कुछ बच्चे अपना ज्वाइनिंग हो रहे थे, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज हुआ था हमारे यहां। पहले अनरिजर्व का हुआ था, फिर ओबीसी का हुआ था, फिर एससी एसटी का हुआ था। तो जब हम ओबीसी एससी एसटी वाले क्या करा रहे थे, मैं ओबीसी में था लेकिन सिलेक्शन मैंने अनरिजर्व में लिया था, उसके बावजूद भी मेरा डीवी ओबीसी में ही हुआ था, मुझसे सर्टिफिकेट भी लिया गया था। तो आप ये लगा लीजिए जब इनका डीवी चल रहा होगा, इनका डीवी जब चल रहा होगा तो हो सकता है कि इनकी ज्वाइनिंग हो जाए। हमारे टाइम में इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी जब हमारा डीवी चल रहा था। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों ख्याल रखिए। बाकी ग्रुप डी के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा रेडी हूं। आप लोग बताइए जिस दिन से आपके अंदर जोश दिखेगा। देखिए मैं यहां पे मेहनत करना शुरू कर दूं और फिर आप लोगों के अंदर जोश ना हो तो उस चीज से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। यहां पे मैंने आज मान लो अनाउंस कर दिया कि आप लोगों की टारगेट क्लासेस जो हैं वो हम 15 अगस्त से शुरू कर देंगे, मान लो मैंने कह दिया हिसाब से, और आप लोगों में से 400 500 800 बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया, तो फिर ये लोग आगे निकल जाएंगे, बाकी बच्चे पीछे रह जाएंगे। फिर उसमें मुझे बहुत किचकिच होती है, मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा जब जोश आ जाए तभी आप लोग स्टार्ट करें। और मैं तो चाह रहा हूं कि अकल से स्टार्ट करो, लेकिन भाई स्टार्ट तो करो। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, उस समय पे समझ आएगा जब आप लोग आउट हो जाते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। अभी ना इसके बाद अगला नंबर ग्रुप डी का ही है और ग्रुप डी के पेपर की डेट आ जाएगी और आप लोगों की तैयारी भी नहीं हो पाएगी। लास्ट टाइम का सिलेबस नहीं होगा, ये बात समझ लो आप। उसका सिलेबस बहुत अच्छा खासा सिलेबस करना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए आप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। जीके भी करनी पड़ेगी, करंट भी करना पड़ेगा, मैथ्स रीजनिंग, बहुत सारी चीजें। अब आप ये मत समझिए कंपटीशन बहुत टफ है और आप लोगों को उसके लिए तगड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए कि हाँ भैया आप टारगेट क्लासेस स्टार्ट करो और कल से ही करो, तो मैं कल से ही स्टार्ट करूं। मतलब जैसा आप बोलो हम तो रेडी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आपको अगर वीडियो
अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो।